हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विकास कुमार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बल बुद्धि विद्या पीसीएस पर। दोस्तों, आज हम आर्थिक परिदृश्य से संबंधित मैराथन देखेंगे। इस मैराथन में हम बात करेंगे वर्ष भर की जितनी भी 2024 से लेकर 25 तक की घटनाएं हैं, राष्ट्रीय आय से संबंधित, मुद्रा से, बैंकिंग से, कृषि एवं उद्योग तथा वैदेशिक क्षेत्र एवं विश्व अर्थव्यवस्था में भारतीय कि मतलब भारत की क्या स्थिति है विश्व अर्थव्यवस्था में, और इससे जुड़े सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। आपके इस मैराथन से 2-3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। कि देखो, इकोनॉमी से और आर्थिकी से 2-3 प्रश्न पूछता है आरओ एवं पीसीएस जैसे बड़े एग्जाम में, जबकि पैट जैसे एग्जाम में भी एक आध प्रश्न आ जाता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस जो स्टैटिक जीएस की वीडियो आएंगी और करंट अफेयर्स की और भी वीडियो आएंगी तो आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको आई दृष्टि की मैराथन के अन्य पार्ट देखने हैं, जैसे कि मैं अभी तो ये आर्थिक मैराथन करा रहा हूँ, इससे पहले मैं राष्ट्रीय मैराथन, अंतर्राष्ट्रीय और वैज्ञानिक और क्या बोलते हैं आपका सूक्ष्म दृष्टि और केंद्रीय बजट आर्थिक सर्वेक्षण उत्तर प्रदेश बजट करा चुका हूँ। तो वह मैंने प्ले लिस्ट में ऐड ऑन की हुई है। आप प्ले लिस्ट पे जाकर चैनल में जाके सभी मैराथन देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली आर्थिकी मैराथन में पहला पॉइंट है आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ द्वारा स्थिर वर्ष 2011-12 में वर्तमान कीमतों पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में, ठीक है, यानी कि वित्तीय वर्ष 2024-25 जो है उसमें जो है इन्होंने स्थिर वर्ष 2011-12 को देखकर एक भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगाया है। तो वह कितनी है? 6.5%। नेक्स्ट है भारत का डीबीटी। डीबीटी की फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, यानी कि डीबीटी ऐसा स्कीम है जो सरकारी वितरण योजनाएं होती हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, तो वे डायरेक्ट रूप से ट्रांसफर होती हैं बैंक में, तो उसमें जो रिसाव का कारण होता है उस वो जो है कम से कम हो। ठीक है, तो इसी को देखते हुए ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसने बताया कि कल्याणकारी वितरण में, यानी कि जो वितरण होता है योजनाओं में कल्याणकारी, तो उसमें रिसाव को जो है कम रोककर जो है 3.48 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है 2024-25 में। और डीबीटी के कार्यान्वयन से जो है सरकारी बीएमए 16% से घटकर 9% भी हो गया है। यानी कि जो गवर्नमेंट का खर्च होता था, जो व्यय होता था, तो डीबीटी के होने से, कार्य करने से 16% से घटकर 9% हो गया है। डीबीटी की विशेषता यह है कि डीबीटी में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो डीबीटी में जो है हम जैम से याद रखेंगे, यानी कि जनधन खाते हो गए, आधार हो गया और मोबाइल हो गया। रिपोर्ट में कल्याणकारी दक्षता सूचकांक 2014 में जो है 0.32 से 3 गुना बढ़कर अब 2023 में कितना हो गया है? 0.91 हो गया है। यानी कि जो कल्याणकारी दक्षता सूचकांक है वह 2014 में भारत का कितना था? 0.32 था, जबकि 2023 में कितना हो गया है? 0.91। नेक्स्ट है पीएम मुद्रा योजना। देखो, पीएम मुद्रा योजना को 10 वर्ष पूरे होने वाले हैं और यह योजना शुरू हुई थी आपकी अप्रैल 2015 में। और इस योजना का पर्पज है कि यह छोटे गैर कॉरपोरेट यानी कि असंगठित उद्यमियों को बिना प्रतिभूति के ऋण उपलब्ध कराया जाता था इस योजना के तहत। अब तक इस योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक खातों में 33.65 लाख करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। जबकि किस राज्य में सर्वाधिक वितरण हुआ है पीएम मुद्रा योजना के तहत? तो वह हुआ है तमिलनाडु में। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में हुआ है 3.14 लाख करोड़ का। पीएम मुद्रा योजना में अगर केंद्र शासित प्रदेश में बात करें तो पहले नंबर पर है जम्मू कश्मीर। जबकि इस योजना में जो है 68% महिला उद्यमियों को जो है ऋण दिया गया है। यह 4 श्रेणी में दिया जाता है बेसिकली। शिशु ऋण में 50,000 तक का, और किशोर में जो है 50,000 से 5 लाख तक का, और तरुण श्रेणी है तीसरी, जिसमें 5 लाख से 10 लाख तक दिया जाता है। और फिर एक श्रेणी और बनाई है इन्होंने अभी जो है इस बार, तरुण प्लस। तो तरुण प्लस श्रेणी में वे लोग आते हैं जो पहले ऋण ले चुके हैं और नवीन रूप से लेते हैं, यानी कि पहला वाला चुका देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 वर्ष। ठीक है, तो पिछले 11 वर्षों में जो है सेवा सुशासन और गरीब कल्याण की बात करें तो आईएमएफ के संदर्भ में भारत 2025 में चौथी सबसे बड़ी वैश्विक अर्थव्यवस्था बन गया है। यानी कि आईएमएफ के संदर्भ में नीति आयोग ने बताया है कि भारत जो है विश्व में चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। और संचयी एफडीआई प्रवाह जो रहा है वह रहा है 1.05 ट्रिलियन डॉलर का। ठीक है, और मुद्रास्फीति 2004 से 14
में जो है बात करें तो 8.2% से बढ़ के जो है 2015 से 25 तक 5% हो गई है, यानी कि घटी है। ठीक है, 2004 से 14 वाले पीरियड में थी 8.2% मुद्रास्फीति, जबकि 15 से 25 तक कितनी हो गई है, 5%, यानी कि घट इसमें जो है कमी हुई है। 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना है। अभी भारत जो है चौथी अर्थव्यवस्था है विश्व में। अगर हमें भारत को तीसरे नंबर पे लाना है तो क्या करना होगा, 2030 तक हमें 7.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ जो है काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जीबीए में सबसे बड़ा योगदान। देखो जीबीए में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का रहा है, तो सेवा क्षेत्र का रहा है, और 2014 में 50.6% से बढ़कर 2025 में लगभग 55% हो गया है सेवा क्षेत्र। ठीक है, अगर हम बात करें तो 2014 में 50.6% ही था, जबकि 2025 में कितना हो गया है, 55% हो गया है, और 30% कार्यबल को रोजगार प्राप्त हुआ है। ठीक है, सेवा क्षेत्र में जो है 30% कार्यबल यानी कि जो लोग लगे हुए हैं उन्हें जो है रोजगार प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है वर्ष 2024-25 में कुल निर्यात भारत में, ठीक है, तो 825 बिलियन यूएस डॉलर का जो है निर्यात हुआ है, जो 2014 की अपेक्षा से 76% की वृद्धि हुई है। ठीक है शीर्ष निर्यात क्षेत्र की बात करें तो आपका जो है इंजीनियरिंग वस्तु सबसे ज़्यादा जो है निर्यात की जाती हैं, और यूएस से दूसरे पहले नंबर पे है, दूसरे पे यूएई है, जबकि दूसरे नंबर पे निर्यात की जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, पहले पे यूएई को, दूसरे पे यूएसए को। ठीक है, यूपीआई लॉन्च करने वाले कौन कौन से, यूपीआई बेसिकली इंडिया का है, और विदेशी देश भी हैं, यानी कि जो कुछ भारत के पड़ोसी देश हैं जिन्होंने यूपीआई को एक्सेप्ट किया है, तो उसमें एक है आपका यूएई, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मॉरिशस, फ्रांस, श्रीलंका। 7 देशों में यूपीआई जो है चालू है, और रुपे कार्ड भी भारत का है। तो रुपे कार्ड बेसिकली आपका यूएई में है, नेपाल में है, भूटान में है, सिंगापुर में है, और मॉरिशस में है। ठीक है, ये आपका 5 कंट्री में है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक परिदृश्य में आयकर विधेयक। ठीक है, आयकर विधेयक की मैं बात करूं तो आयकर विधेयक जो है 2025 आपका 13 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत हुआ है, और इसने जो है आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लिया है। इसकी विशेषता एक यह है कि आकलन वर्ष और पिछला वर्ष का इस विधेयक में जिक्र होता था, अब उसकी जगह कर वर्ष की अवधारणा कर दी गई है। यानी कि अब जो है आकलन वर्ष और पिछला वर्ष की जगह जो है कर वर्ष की अवधारणा ली गई है। और यह जो विल है यह 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 8वां केंद्रीय वेतन आयोग। देखिए 8वां वेतन आयोग अभी इंडिया में मंजूरी मिली है 16 जनवरी 2025 को। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो है सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करते हैं, वेतन आयोग की अध्यक्षता। तो 7वें वेतन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी, अशोक माथुर जी द्वारा की जा रही है, जो रिटायर्ड न्यायमूर्ति हैं। और 1947 के बाद से अब तक 7 वेतन आयोग लग चुके हैं, यानी कि 7 वेतन आयोग का गठन हो चुका है। 7वें वेतन आयोग जो है लागू हुआ था आपका 2016 से। अगर हम फर्स्ट वेतन आयोग की बात करें तो नियुक्ति हुई थी फर्स्ट वेतन आयोग की मई 1946 में, सेकंड की हुई थी अगस्त 1957 में, और 7वें वेतन आयोग की नियुक्ति हुई थी फरवरी 2014 में, जो लागू हुआ था 2016 से। 8वां वेतन आयोग जो है आपका मंजूरी हुई है 16 जनवरी 2025 से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 को जारी किसने किया है, नीति आयोग ने पहली बार जारी हुआ है। क्योंकि जो चीज़ पहली बार होती है वह एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। यह क्यों जारी हुआ है, क्योंकि राज्य स्तरीय आर्थिक सशक्तिकरण हेतु इसे जारी किया गया है। वित्त वर्ष 22-23 के डाटा पर जो है 18 राज्य इसमें शामिल हैं, और इसमें 5 संकेतकों पर जो है बात की गई है, यानी कि व्यय की गुणवत्ता, राजस्व संग्रहण, राजकोषीय विवेक, ऋण बोझ सूचकांक, ऋण स्थिरता। ठीक है, और 4 श्रेणी में बेसिकली यह सूचकांक जारी हुआ है, एक अचीवर श्रेणी में, एक फ्रंट रनर, एक परफॉर्मर, एक एस्पिरेशनल। ठीक है, यानी कि अचीवर में वे राज्य होंगे जो टॉप पे हैं, और एस्पिरेशनल में वे होंगे जो सबसे नीचे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस सूचकांक में तो अचीवर श्रेणी में शीर्ष राज्य कौन सा है, ओडिशा है, दूसरे पे छत्तीसगढ़, तीसरे पे गोवा, जबकि उत्तर प्रदेश अग्रणी श्रेणी में है, यानी कि फ्रंट रनर श्रेणी में है, और अंतिम यानी कि एस्पिरेशनल में है आपका पंजाब 18वें पे। ठीक है, तो ये आपका था राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025।
नेक्स्ट है आपका पैन 2.0 परियोजना। पैन 2.0 परियोजना नवंबर 2024 को पीएम मोदी ने इसको मंजूरी दी है। और ये मंजूरी क्यों दी है? क्योंकि वित्तीय समावेशन और डिजिटल इंडिया पहल हेतु पेपरलेस बनाने के लिए और प्राइवेसी ज़्यादा करने के लिए और फैसिलिटी और एकीकरण हेतु, यानी कि जो इंडिया में वित्तीय समावेशन है और डिजिटल इंडिया है उसके तहत कार्यान्वयन जो है पेपरलेस करने हेतु और प्राइवेसी ज़्यादा हो और फैसिलिटी भी अच्छी प्रदान हो तथा एकीकरण यानी कि सभी चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे प्राप्त हो, तो इसीलिए जो है पैन 2.0 परियोजना को पीएम मोदी ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट है आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड। ठीक है, तो 29 अक्टूबर 2024 को पीएम मोदी ने जो है धन्वंतरी जयंती पर और 9वें आयुर्वेद दिवस पर, ठीक है, इसका जो है शुभारंभ किया है। इसमें जो है बेसिकली 23 सितंबर 2018 को एक स्कीम शुरू हुई थी, आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना। उसके तहत यह जो है आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड जो है जारी किए गए हैं। इसकी विशेषता यह है कि जो 70 वर्ष या 70 से प्लस आयु के जो है वरिष्ठ नागरिक हैं उनको जो है 5 लाख रुपए का वार्षिक कवरेज प्राप्त होगा, जिससे कि वह अपना मुफ्त इलाज करा सकें। नेक्स्ट है आपका आर्थिक परिदृश्य में सुभद्रा योजना। देखिए भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुभद्रा योजना, क्योंकि उड़ीसा सरकार की योजना है और पीएम मोदी ने भुवनेश्वर से इसका शुभारंभ किया है। यह एक महिला केंद्रित योजना है क्योंकि इसमें लगभग 1 करोड़ से अधिक महिला शामिल होंगी। इसमें जो है 21 से 60 वर्ष की आयु की पात्र लाभार्थियों को 5 वर्ष की अवधि में, ठीक है, यानी कि जो लाभार्थी होंगी उनकी उम्र 21 से 60 के बीच होनी चाहिए और 5 वर्षों की अवधि में उन्हें जो है 50,000 रुपए तक जो है मिलेंगे, यानी कि 24-25 से लेकर 28-29 तक इन 5 वर्षों में उन्हें जो है 50,000 रुपए दिए जाएंगे उड़ीसा सरकार द्वारा। यह पैसे उनको 2 समान किस्तों में दिए जाएंगे। प्रति वर्ष उन्हें 10,000 रुपए दिए जाएंगे, तो 5 साल में कितने पहुंच जाएंगे? 50,000। 2 किस्तों में पैसे मिलेंगे। पहली किस्त कब जारी होगी? राखी यानी कि रक्षाबंधन पे, और दूसरी किस्त जारी होगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। ठीक है। अच्छा, देवी सुभद्रा योजना जो है वह देवी सुभद्रा भी थी एक, जो भगवान जगन्नाथ की छोटी बहन थी। ठीक है, तो भगवान जगन्नाथ की छोटी बहन का नाम था देवी सुभद्रा और उन्हीं के नाम पे यह स्कीम ओडिशा सरकार द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट है पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल का मतलब यह है कि जैसे जो विदेशी पर्यटक या फिर इवन इंडियन ही अगर किसी पर्यटन स्थल पर जाते हैं उस पे जो है विजिट करने, तो वहाँ पे जो है स्वागत किया जाएगा सभी का, और ऐसा स्वागत करने के बाद उनको अतुल्य भारत का अनुभव कराया जाएगा। ठीक है, तो इस पहल की शुरुआत कब की गई है? डेट पूछेगा 27 सितंबर को। 27 सितंबर को क्यों हुई है? क्योंकि इस दिन मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। नेक्स्ट है आपका पीएम स्वनिधि तथा डे NULM के तहत जो है 18 जुलाई 2024 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा, ठीक है, पीएम स्वनिधि और ये जो है आपका दीनदयाल वो अंत्योदय योजना यानी कि राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की जो है रैंक प्रदर्शित की गई है। ठीक है, तो इसकी जो है रैंक प्रदर्शित की गई है और इस रैंक में बड़े राज्यों में जो पहले स्थान पे है आपका MP है, दूसरा है आपका आंध्र प्रदेश। उत्कृष्ट प्रदर्शन में जो है पहले महाराष्ट्र है, दूसरे पे अपना यूपी है। और मिलियन प्लस शहर यानी कि जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है उसमें जो है वाराणसी नंबर 1 पे है, जबकि 1 से 10 लाख वाले उसमें जो है झांसी पहले पे है। ठीक है, अब पीएम स्वयं निधि योजना की बात आई है, तो पीएम स्वयं निधि योजना की बात करें तो यह योजना जो है 1 जून 2020 को शुरू की गई थी। इसका पर्पज है कि शहरी स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो शहर के स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको बिना जमानत के 80,000 रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट है नमूना पंजीकरण प्रणाली। नमूना पंजीकरण प्रणाली बेसिकली 12 जून 2025 को भारत सरकार द्वारा जारी की गई है और इसमें जो है जन्म दर, मृत्यु दर, शिशु दर, इन सब चीज़ों पे जो है बात की गई है। इसमें जो है 2022 के संदर्भ में आंकड़े लिए गए हैं और इसमें राज्यों और यूटी के आंकड़े हैं। ठीक है, अगर हम बात करें जन्म दर की तो 1971 में जो जन्म दर थी 36.9 थी प्रति हजार पे, जो 2022 में घटकर कितनी हो गई है आपकी 19.1 हो गई है प्रति हजार पे। ठीक है, यो ओवरऑल जन्म दर है। अगर हम बात करें शीर्ष जन्म दर वाले राज्य की तो बिहार में सबसे ज्यादा जन्म दर है 26.9 और दूसरे नंबर पे है आपका यूपी 24.2। न्यूनतम जन्म दर वाले राज्यों की बात करूं तो उसमें है अंडमान निकोबार 10.2। ठीक है, नेक्स्ट है मृत्यु दर। मृत्यु दर की भी बात कर लेते हैं। मृत्यु दर 1971 में थी 1000 पे 14.9। ठीक है, और यह घटकर हो गई है 2022 में 6.8। ठीक है, अगर देखो जन्म दर घटी है तो मृत्यु दर भी घटी है।
ठीक है, मृत्यु दर कितनी हो गई है 2022 में? 6.8 हो गई है प्रति हजार पे। और शीर्ष मृत्यु दर वाले राज्य, सबसे ज्यादा मृत्यु दर कहाँ हो रही है? तो वह जो है छत्तीसगढ़ में है, 9 है प्रति हजार पे, और पंजाब में है आपका 8.3 प्रति हजार पे। और सबसे कम मृत्यु दर वाला राज्य है आपका चंडीगढ़, 4.2 है प्रति हजार पे, और दिल्ली में आपका 4.6 है। ठीक है। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्मों पर, यानी कि प्रति हजार जीवित जन्मों पर जो यानी कि अगर 1,000 जीवित जन्म हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें शिशु मृत्यु दर कितनी हो जा रही है? यानी कि जो तुरंत बच्चे जो है मर जाते हैं 1 वर्ष से कम आयु के, यानी कि बच्चा पैदा हुआ और 1 वर्ष से कम आयु के। तो 1971 में 129 बच्चे जो है 1,000 पे जो है मृत्यु प्राप्त हो जाते थे। 2022 में यह घटकर हो गई है 26। ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा कमी आई है। सर्वाधिक मृत्यु दर अभी भी जो हो रही है वो एमपी में हो रही है, यानी कि शिशु मृत्यु दर, और 40 है 1,000 पे। और दूसरे पे आपका जो है छत्तीसगढ़ और यूपी संयुक्त रूप से है, इसमें जो है 38 हो रही है 1,000 पे। न्यूनतम जो है शिशु मृत्यु दर कहाँ पे हो रही है? मणिपुर में 3 हो रही है केवल 1,000 पे। ठीक है। ये तो थी शिशु मृत्यु दर। अब मातृ मृत्यु दर की बात करें, यानी कि जो माँ है, जन्म के समय पे जो है कुछ माँ जो है जब बच्चा होता है तो मतलब मर जाती हैं। तो 2014 में यह थी आपकी 130 1,000 पे। 2022 में हो गई है 88। ठीक है, 1,000 पे। मैक्सिमम जो खत्म होती हैं वे एमपी में होती है 159,000 पे, और सबसे कम केरल में होती हैं 18 1,000 पे। ठीक है। नवजात मृत्यु दर की बात करें तो नवजात जो है 2014 में जो है 26 है 1,000 पे, और 2022 में 19 है 1,000 पे। ठीक है। तो इसमें भी जो है कमी आई है। कमी का मतलब यह है कि देखो, जब किसी चीज में जो है मृत्यु में कमी आ रही है, ठीक है, तो यानी कि आजीविका लंबी हो रही है। ठीक है। तो यानी कि हम जो है एक सतत विकास की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है। ठीक है। मैक्सिमम अभी भी जो एमपी नवजात मृत्यु दर हो रही है वह एमपी में हो रही है 29 1,000 पे, और मिनिमम हो रही है केरल में, यानी कि 5 1,000 पे। ठीक है। तो ये तो थी मृत्यु दर। ठीक है। मृत्यु दर हमने देख ली, और जन्म दर देख ली, और शिशु मृत्यु दर, नवजात मृत्यु दर, और मातृ मृत्यु दर। अगर हम बात करें कुल प्रजनन दर की, ठीक है, तो भाई यूपी पीसीएस का या फिर लोक सेवा आयोग का मैं कहूँ तो फेवरेट टॉपिक है प्रजनन दर। क्वेश्चन पूछा गया है, इस वजह से बता रहा हूँ। ठीक है। तो कुल प्रजनन दर 2017 में कितनी थी आपकी? 2.2 थी, जो 2022 में घटकर कितनी हो गई है? 2.0 हो गई है। ठीक है। सर्वाधिक जो प्रजनन दर है वह बिहार की है 3.0, और यूपी की कितनी है? 2.6। सबसे कम प्रजनन दर किसकी है? दिल्ली और तमिलनाडु की है 1.3। ठीक है। तो भाई ये जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप, और पूछ सकता है। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति जून 2025-26। ठीक है। तो आरबीआई द्वारा जारी होती है मौद्रिक नीति, कई बार पूछा है। बस यही पूछता है कि मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी होती है, तो आरबीआई के द्वारा जारी की जाती है। अगर इसमें हम बात करें तो इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें रेपो रेट जारी की जाती है, जो इस बार है 5.5%। बैंक रेट कितनी है? 5.75%। और एस डी एफ आर जो है आपकी 5.25%। एम एस एफ है आपकी 5.75%। तो इसमें आप जो है मौद्रिक नीति कौन जारी करता है? आरबीआई। रेपो रेट याद रखेंगे 5.5%। ठीक है। और विदेशी मुद्रा भंडार मैंने बजट में भी बता दिया था, यहाँ पे फिर जिक्र हुआ है। तो विदेशी मुद्रा भंडार 30 मई 2025 तक कितना है? वह है आपका 691.5 बिलियन डॉलर। ठीक है। 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी समृद्धि दर कितनी अनुमानित की गई है? तो 6.5% की गई है। तो भाई मौद्रिक नीति में तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, कौन जारी करता है? आरबीआई। और रेपो रेट कितनी है आपकी? 5.5%। और क्या बोलते हैं, जीडीपी अनुमानित कितनी है इसके अकॉर्डिंग? तो 6.5%। तीन पॉइंट याद रख लेना, यहीं से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर हम बात करें मौद्रिक नीति समिति की, ठीक है, तो इसका गठन भी मौद्रिक नीति समिति का गठन होता है। तो इसमें पदेन अध्यक्ष होता है आरबीआई का गवर्नर। इसमें 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के होते हैं, आरबीआई के यानी कि डिप्टी गवर्नर हो गए, और 3 जो है इसमें सरकार नामित करती है अपनी ओर से। नेक्स्ट है आपका पारिवारिक उपभोग व्यय सर्वेक्षण 23-24। यानी कि इसका मतलब है कि सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा तो यह जारी होता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि प्रति परिवार जो है कितना मतलब खर्च करता है शहर में और कितना ग्राम गांव में। ठीक है। तो सर्वेक्षण में 2,61,953 परिवार शामिल हुए थे, जिसमें बताया गया कि औसत मासिक प्रति व्यक्ति
उपभोग भी है। यानी कि प्रति व्यक्ति औसत मासिक कितना वो खर्च होता है ग्रामीण क्षेत्र में, तो 4122 रुपये, और शहरी क्षेत्र में होता है 6996 रुपये। ठीक है, सर्वाधिक जो खर्च होता है आपका सिक्किम में होता है और न्यूनतम खर्च होता है छत्तीसगढ़ में। शहरी और ग्रामीण में सर्वाधिक अंतराल, यानी कि जो शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में दोनों में अंतर सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो वह है आपका झारखंड में 83%, और न्यूनतम अंतराल कहाँ पे है, केरल में है 18%। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2024। यह भी जारी हुआ है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। इसमें जो है रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े आंकड़े जो है जारी किए जाते हैं। इसमें इन्होंने बताया कि 15 वर्ष से अधिक आयु की आबादी जो है, यानी कि जो 15 वर्ष से अधिक आयु की आबादी है, इसमें इस रिपोर्ट में जो है 2023 में 59.8% थी, जो 2024 में बढ़ के कितनी हो, घट के हो गई है 59.6%। ठीक है, बेरोजगारी दर 2024 में 3.2% है, और सर्वाधिक बेरोजगारी दर गोवा में बताई है इन्होंने 8%। नेक्स्ट है आपका भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था। भारतीय डिजिटल अर्थव्यवस्था का जो है विश्व में तीसरा स्थान है, पहले पे यूएसए है, दूसरे पे चीन है। शीर्ष राज्य में जो है अगर हम बात करें भारत में डिजिटलीकरण में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो पहला आपका कर्नाटक है, दूसरा आपका महाराष्ट्र है, और उत्तर प्रदेश 12वें स्थान पर है। नेक्स्ट है भारत की अक्षय ऊर्जा। देखिए भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इसके जो है आंकड़े याद रखेंगे। पहली बात तो 2024 में नवीकरणीय मंत्रालय ने एक अपनी जो है आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिसमें बताया कि भारत की कुल अक्षय ऊर्जा 200 गीगावाट के पार हो गई है। ठीक है, 2024 में। अगर हम बात करें मई 2025 तक, तो यह हो गई है 2026.75 गीगावाट। अगर हम बात करें राज्यों में, तो मई 2025 तक सबसे ज्यादा जो अक्षय ऊर्जा है, तो वह है गुजरात में 35.94 गीगावाट, दूसरे पे राजस्थान 35.4 गीगावाट। कुछ चैनल वाले यहाँ पे जो है गलत पढ़ा रहे हैं, यानी कि वो मार्च 2025 का आंकड़ा दे रहे हैं, जबकि लाटेस्ट आंकड़ा आपका मई 2025 का है। तो ये जो है ध्यान रखना, अब आपको जो है मई 2025 का ध्यान में रखना है, मार्च का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामीण वित्तीय समावेशन। ग्रामीण वित्तीय समावेशन अक्टूबर 2024 को नाबार्ड द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए कराए गए अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण प्रकाशित, यानी कि नाबार्ड द्वारा ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण जो है प्रकाशित हुआ है, और इसमें जो वर्ष आधार वर्ष इन्होंने माना है 21-22 माना है। इसमें इन्होंने 1 लाख ग्रामीण परिवार शामिल किए हैं, और इन्होंने बताया कि 5 वर्षों में ग्रामीण परिवारों की औसत आय 57.6% की वृद्धि हुई है। यानी कि पिछले 5 वर्षों में जो है 21-22 के आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण परिवारों की औसत आय में 57.6% की वृद्धि दर्ज हुई है। 21-22 में जो है 12,698 रुपये हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट है एसबीआई। ठीक है, एसबीआई जो है 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक बन गया है। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने जो है एक रिपोर्ट जारी की है, और उसमें बताया कि भारत का जो है सर्वश्रेष्ठ बैंक है आपका एसबीआई, जबकि विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक इन्होंने बताया है आईसीबीसी चाइना का। ठीक है, अगर विश्व में एसबीआई की बात करें तो 49वें नंबर पर है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल इंडिया सामान्य सेवा केंद्र परियोजना। यह इलेक्ट्रिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, और इसका पर्पज है कि ग्रामीण भारत में डिजिटल कार्य प्रणाली को बढ़ावा देने हेतु इसे शुरू किया गया है। ठीक है, देश के 10 जिलों में प्रारंभ हुई है यह, और यूपी के जो है 2 जिलों में देश में जो है 10 जिले हैं, और यूपी के 2 जिले हैं, तो उसमें एक है आपका पीलीभीत, एक है आपका गोरखपुर। नेक्स्ट है आपका NABFID। ठीक है, यानी कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है। ठीक है, तो किस संस्थान को जो है सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो वह है आपका NABFID। ठीक है, और यह जो है अधिसूचित हुआ है इसलिए क्योंकि विकासात्मक तथा वित्तीय उद्देश्य हेतु। नेक्स्ट है आपका यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। ठीक है, तो यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस की हम बात करें, तो अगस्त 2024 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा जारी। ठीक है, यानी कि अगस्त 2024 में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म द्वारा इसे जारी किया है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस को। और इसका पर्पज ये है कि यह जो है यूएलआई ऋणदाताओं हेतु ऋण स्वीकृति में तेजी लाने के लिए, यानी कि ऋण जो कभी कभी इतना वर्कलोड रहता है उनमें जो है स्वीकृति करने हेतु, यानी कि ऋण के स्वीकृति में तेजी लाने के लिए, और भूमि रिकॉर्ड जैसी जानकारियों तक आसान पहुंच के लिए इसे जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है जारी
किया गया है। नेक्स्ट है आपका बागवानी फसल रिपोर्ट। देखिए वो तो था आपका क्या बोलते हैं, आर्थिकी घटनाक्रम। अब हम कृषि से संबंधित आर्थिक घटनाक्रम देखेंगे, यानी कि कृषि से संबंधित रिपोर्ट्स देखेंगे, या फिर खरीफ फसल में किस फसल का कौन सा एमएसपी जारी हुआ है, रबी फसल का, इस प्रकार से कौन सी फसलों में भारत कहाँ पे है। इस टाइप से हम जो है मेन मेन चीज़ों पे बात करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट है आपका बागवानी फसल रिपोर्ट। यह जो है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2024-25 हेतु द्वितीय अग्रिम अनुमान जारी हुए हैं। ठीक है, यानी कि कृषि मंत्रालय द्वारा 2024-25 हेतु द्वितीय अग्रिम अनुमान जारी हुए हैं। और इसमें जो है बागवानी फसलों का क्षेत्रफल बताया है इन्होंने कि 292.67 लाख हेक्टेयर पर जो है बागवानी फसल की जाती है, जबकि उत्पादन होता है आपका 3,677.24 लाख टन का। और इसमें जो है 3.66% की वृद्धि भी हुई है। नेक्स्ट है आपका 2025-26 खरीफ फसल का एमएसपी। एक नंबर भाई मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ से आता है, तो इस बार भी प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, तो 2025-26 में खरीफ फसल का एमएसपी की बात करें तो मई 2025 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कि सीसीईए द्वारा एमएसपी जारी किया जाता है, और यह 14 खरीफ फसलों के लिए जारी हुआ है, जिसमें धान हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, रागी, मक्का, तूर, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी बीज, सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड, कपास, ये जो है फसलों के लिए एमएसपी जारी होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो ये है, जो 14 फसलें मैंने आपको गिनाई हैं ये खरीफ की फसल हैं। ठीक है, और इन 14 फसलों के लिए जो है एमएसपी जारी होता है। एमएसपी मतलब न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक है, इसमें जो है सर्वाधिक वृद्धि। ठीक है भाई, यूपी ट्रिपल एससी का एक पेपर हुआ था, अभी पता नहीं कौन सा हुआ था, मैं पेपर 7-8 पेपर कराए हैं इस वर्ष 2025 में यूपी ट्रिपल एससी ने। तो उसमें एक पेपर मैंने देखा था, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा था कि किस खरीफ फसल का जो है एमएसपी में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो भाई ये जो है नए तरीके का मुझे उनका पैटर्न लगा और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मैंने इसमें भी नोट डाउन किया है, तो आप जरूर याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अब ये नहीं पूछेगा कि किस फसल का कितना एमएसपी है। भाई क्वेश्चन नए तरीके से पूछा है उसमें कि किस में जो है सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो सर्वाधिक वृद्धि हुई है आपकी नाइजर सीड राम तिल में। ठीक है, इसमें जो है सर्वाधिक वृद्धि हुई है, 820 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि हुई है, और अब इसका मूल्य हो गया है 9,537 रुपये कुंटल। ठीक है, और रागी दूसरे नंबर पे वृद्धि हुई है, 596 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि हुई है। तीसरे नंबर पे कपास में हुई है 589 रुपये प्रति कुंटल की। ठीक है, इसमें जो मूल्य पूछता है कि एमएसपी के लिए जो फेमस है इसमें, वो है धान। धान में जो है दो तरह की किस्म होती है, एक सामान्य एक ग्रेड है। तो सामान्य तरीके का जो धान होता है उसमें जो है 69 रुपये प्रति कुंटल की वृद्धि हुई है, और अब यह हो गया 2369। ठीक है, जबकि ग्रेड ए का धान का एमएसपी है आपका 2389। तो ग्रेड ए और सामान्य धान में 20 रुपये का अंतर रहता है। ठीक है, ग्रेड ए का 20 रुपये महंगा रहेगा सामान्य से, तो आप जो है सामान्य का याद रख लो। तो सामान्य धान का एमएसपी कितना है, 2369। ठीक है भाई, तो ये प्रश्न आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका कृषि मंत्रालय के अनुसार 2024-25 में भारत का अनुमानित कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है। यानी कि कृषि मंत्रालय ने अपने 2024-25 को लेकर आंकड़े जारी किए हैं, और उसमें उन्होंने बताया कि भारत का अनुमानित कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है। तो वह हुआ है 3,539.59 लाख टन। नेक्स्ट है आपका जीनोम संपादित चावल। भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्योंकि भारत ने जो है एक ऐसा काम किया है कि समझ लो पहली बार हुआ है भाई। ठीक है, भारत में जो है दो उन्नत किस्में, पहली DRR राइस 100 कमला, और दूसरी है पूसा DST राइस 1। ठीक है, यह दोनों किस्में जीनोम संपादित चावल की हैं, और भारत इन दोनों उन्नत किस्मों को जारी करने वाला विश्व में पहला देश बन गया है। ठीक है, तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनके विकास में जो तकनीक का प्रयोग किया गया है वह है आपका CRISPR Cas9 पर आधारित जीनोम एडिटिंग तकनीक का उपयोग किया गया है। ठीक है, अब दोनों किस्मों के बारे में बात करूं तो पहली किस्म है DRR राइस 100 कमला। तो इससे इसे जो है ICAR एवं IIRR हैदराबाद द्वारा सांबा मैसूरी BPT 5204 किस्म से जो है विकसित किया गया है। इसकी विशेषता यह है कि यह 15 से 20 दिन पहले पक जाती है। यानी कि और जो आपकी चावल की किस्में हैं तो वह लेट पकती हैं, अपने टाइम पे पकती हैं, लेकिन यह उनसे पहले यानी कि 15-20 दिन पहले यह पक जाएगी, और 2.5% यानी कि 2.5% की वृद्धि उत्पादन में होगी इसके अकॉर्डिंग। और दोनों की दानों की संख्या में भी वृद्धि होगी, यानी कि जो क्वांटिटी है ना जो फसल की, तो वह उसमें भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पूसा DST राइस 1।
तो पूसा DST राइस 1 की खासियत यह है कि यह खारे, लवणीय और क्षारीय मिट्टी में भी उत्कृष्ट उपज देने में सक्षम है। यानी कि जो खारे टाइप की भूमि होती है ना, लवणीय टाइप की या क्षारीय टाइप की, तो उसमें भी अगर आप इस किस्म का धान लगाते हैं तो उसमें भी यह अच्छी जो है उपज दे देगी। ठीक है, तो इसे विकसित किया है आपका ICAR प्लस IARI दिल्ली द्वारा। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट है आपका पशुपालन सांख्यिकी। पशुपालन सांख्यिकी की बात करूं तो 2023-24 के दौरान देश में कुल दुग्ध उत्पादन कितना हुआ है? 239.30 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन हुआ है। भारत विश्व में प्रथम है दुग्ध उत्पादन में, और विश्व में 25% का योगदान भी देता है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता जो बताई गई है भारत में, वह 411 ग्राम प्रति डे बताई गई है। यानी कि प्रति एक व्यक्ति को 411 ग्राम दूध मिलना चाहिए, यानी कि उपलब्धता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका, अगर हम राज्य की बात करें तो यूपी में जो है 16.21%, यानी कि सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कहाँ पे होता है? यूपी में होता है। दूसरे नंबर पे राजस्थान में होता है। ठीक है, अंडा उत्पादन में भारत जो है विश्व में दूसरा है, जबकि आंध्र प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा अंडा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है मांस उत्पादन में, तो मांस उत्पादन में भारत जो है विश्व में चौथे नंबर पे है, जबकि राज्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मांस उत्पादन होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पे यूपी है। नेक्स्ट है आपका रबी फसलों का MSP। देखो खरीफ का मैंने बता दिया, अब रबी की बात करेंगे। तो रबी MSP जो है सेम वही जारी करती है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। ठीक है, तो ये तो कॉमन है। और 2025-26 के लिए MSP जारी हुआ है रबी फसलों का। तो सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है? इसमें भी वृद्धि याद रखेंगे। खरीफ में तो किसमें हुई थी बताओ? नाइजर सीड्स में हुई थी। तो रबी में किसमें हुई है? रेप सीड सरसों। ठीक है, तो रेप सीड सरसों यानी कि सरसों से याद रखना। सरसों में जो है MSP में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, 300 रुपये प्रति कुंटल की। ठीक है, दूसरे नंबर पे मसूर में हुई है 275 रुपये कुंटल की। इसमें गेहूं का MSP डायरेक्ट पूछ लेता है कि भाई गेहूं का 2025-26 में सरकार ने क्या MSP जारी किया है। देखो हम सब क्या है, हो सकता है कुछ लोग अपर क्लास से हों, लेकिन हम सब जो हम हैं, हम लोअर मिडिल क्लास से आते हैं। ठीक है, तो हमारे घर में बेसिकली सभी घर में खेती बाड़ी होती है, तो हमें जो है पता होना चाहिए कि भाई धान का सरकारी रेट क्या है, गेहूं का क्या है। तो गेहूं का इस बार सरकारी रेट क्या है? 2425 रुपये प्रति कुंटल है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन तिलहन, इसे जो है अक्टूबर 2024 में PM मोदी ने मंजूरी दी है। 2024-25 से 30-31 तक यह 7 वर्ष हेतु मिशन चलेगा, और इसमें जो है 10,103 करोड़ रुपए जो है इसके लिए जारी होंगे। इसमें जो है सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल जैसी फसलों को बढ़ावा देने के लिए यह मिशन शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका स्पाइस सेड। स्पाइस एड की बात करूं तो स्पाइस एड की फुल फॉर्म है सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलेबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। यानी कि मसाला से संबंधित है स्पाइस से। ठीक है, स्पाइस क्या होता है? मसाले होते हैं। ठीक है, तो यह परिवर्तनकारी योजना मसाले बोर्ड द्वारा 4 सितंबर 2024 को शुरू की गई है, और इसका पर्पज क्या है? इलायची क्या है? मसाला है, तो इलायची उत्पादकता में सुधार करना स्पाइस्ड योजना का पर्पज है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एग्रीश्योर फंड। देखो एग्रीश्योर फंड का संबंध किससे है? तो एग्रीश्योर फंड का संबंध है एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल इंटरप्राइजेस। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू होगा कृषि से संबंधित, उसको बढ़ावा देने के लिए एग्रीश्योर फंड जारी किया नई दिल्ली में। किसने किया? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। तो ये था आपका कृषि से संबंधित, आर्थिकी से संबंधित करंट अफेयर्स। अब हम दूसरे नंबर पे उद्योग क्षेत्र में जाते हैं। ठीक है भाई, तो कृषि के सब बारे में हमने जान लिया, अब उद्योग के क्षेत्र में हम जान लेते हैं। तो 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक। ठीक है, 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक 2025 जारी किसने किया है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जारी किया है। आधार वर्ष कौन सा है? 2011-12 है, उसी पे जो है जारी हुआ है। तो इसमें 8 उद्योग कौन कौन से हैं? कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी है, इस्पात है, सीमेंट है, विद्युत है। तो इन सब का जो है इनका उद्योग उत्पादन सूचकांक में, यानी कि इन सब का जो 8 उद्योग हैं, इनका जो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में शामिल वस्तुओं का भार 40.27% है। यानी कि इसके अलावा भी उद्योग होंगे 8 से अलावा, लेकिन इन 8 का जो है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 40.27% हिस्सेदारी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्लोबल स्टार्टअप इकोनॉमिक्स इकोसिस्टम, सॉरी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025। किसने जारी किया है? स्टार्टअप बिलिंक द्वारा जारी हुआ है, और इसमें पहले नंबर पे है USA, दूसरे पे है UK।
इसमें 22वें नंबर पे भारत है, और इसमें जो है भारत के शहरों में जो है बेंगलोर 10वें नंबर पे है, नई दिल्ली 11वें पे और मुंबई 18वें पे। ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोमोटिव उद्योग। ऑटोमोटिव उद्योग में भारत जो है चौथे स्थान पे है। भारत से पहले चीन है, यूएस है, जापान है। नेक्स्ट है कोयला उत्पादन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोयला उत्पादन से तो यारी है लोक सेवा आयोग की भाई। ठीक है। तो पूछा है कई बार प्रश्न, तो हो सकता है इस बार भी पूछ ले। तो कोयला उत्पादन की बात करें तो भारत ने 2024-25 में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन किया है, जो रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है। एक वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? भारत ने बनाया है। भारत कोयला भंडारण में 5वें नंबर पे है, जबकि उपभोक्ता कोयले में जो है दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट है आपका ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025। सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी हुआ है मार्च 2025 में। इसमें इन्होंने बताया कि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत में जो है कोयले से 60% और कच्चे तेल से 29 और प्राकृतिक गैस से जो है 6% ऊर्जा का जो है देश में प्रमुख स्रोत है। तो तीन जो है प्रमुख स्रोत हैं ऊर्जा के देश में। पहले पे है कोयला, 60% ऊर्जा मिलती है, कच्चा तेल 29 और प्राकृतिक गैस 6। ठीक है। पॉइंट में इसलिए नहीं बता रहा कि आप पूरा भी याद रखेंगे तो लगा देंगे वहां पे। ठीक है। अब आता है सर्वाधिक भंडारण। ठीक है। कोयले का सर्वाधिक भंडारण किस राज्य में होता है? तो ओडिशा में होता है भाई। ठीक है। दूसरे नंबर पे झारखंड में। कच्चे तेल का भंडारण कहाँ पे होता है सबसे ज्यादा? तो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में होता है। दूसरे नंबर पे असम। प्राकृतिक गैस का भंडारण कहाँ पे होता है? तो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है वो भी, और दूसरे नंबर पे है पूर्वी अपतटीय। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नवरत्न दर्जा। देखो, मार्च 2025 में आईआरसीटीसी, जिससे हम टिकट बुक करते हैं, ठीक है, रेलवे का, तो आईआरसीटीसी एवं आईआरएफसी, इन दोनों को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला है। तो आईआरसीटीसी तो जो है आपकी 25वीं बन गई है, और आईआरएफसी आपकी 26वीं नवरत्न कंपनी बन गई है। ठीक है। तो आईआरसीटीसी की स्थापना की बात करूं तो 1999 में हुई थी और हेडक्वार्टर है दिल्ली में। आईआरएफसी की स्थापना हुई थी 1986 में। ठीक है। अब महारत्न कंपनी को भी जो जो है 13 थी, अब 14 हो गई हैं। 14वीं कंपनी है आपकी HAL। HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 14वीं महारत्न कंपनी बन गई है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और नवरत्न कंपनी आपकी 26 हो गई है, 26वीं मैंने आपको बताई दी है, IRFC। ठीक है। 13वीं कंपनी थी महारत्न OIL यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड। 14वीं है आपकी HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट है आपका पारस्परिक ऋण गारंटी कार्यक्रम योजना, यानी कि पारस्परिक ऋण गारंटी योजना MSME द्वारा 2025 में जो है इसको स्वीकृति मिली है। और इसमें जो है MSME जो उद्योग हैं, ठीक है, उसमें जो है 100 करोड़ रुपए तक की ऋण की सुविधा दी जाएगी। नेक्स्ट आपका PME ड्राइव योजना। PME ड्राइव योजना के तहत जो है 10,900 करोड़ रुपए से जो है 2 वर्ष के लिए 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक, यानी कि पहली बात तो ये पूछेगा कि PME ड्राइव योजना की अवधि क्या है, तो सीधा सा लगा देना 2 वर्ष के लिए है भाई। ठीक है। कब से कब तक है? 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक। और किस मंत्रालय के अंडर में जो है शुरू हुई है? तो भारी उद्योग मंत्रालय के अंडर में यह शुरू हुई है। इसकी फुल फॉर्म है आपकी PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल इनहेंसमेंट। ठीक है। तो यह इलेक्ट्रिक वाहन से संबंधित योजना है। नेक्स्ट है आपका उद्योग क्षेत्र में पी फोर्थ ग्लोबल री इन्वेस्ट। ठीक है। फोर्थ ग्लोबल री इन्वेस्ट, यह नवीकरणीय मंत्रालय द्वारा जो है गांधीनगर गुजरात में इसका आयोजन हुआ है, और इसकी थीम रही है निवेश, नवाचार एवं प्रेरणा। और इसका उद्घाटन किसने किया है? PM मोदी ने। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्रेड स्टेटिस्टिकल स्टेटिस्टिकल यानी कि रिव्यू 2023। वर्ल्ड ट्रेड स्टेटिस्टिकल रिव्यू 2023, यह WTO विश्व व्यापार संगठन ने जो है जारी किया है। और इसमें इन्होंने बताया कि 2022 में वस्तु व्यापार में, यानी कि जो वस्तुओं का व्यापार हुआ है उसमें निर्यातक में टॉप पे रहा है चीन, और आयातक में टॉप पे रहा है USA। जबकि सेवा व्यापार में जो है निर्यात में टॉप पे रहा है USA, और आयात में रहा है USA, यानी कि आयात निर्यात में दोनों में USA है। ठीक है। कृषि उत्पाद में 2022 में बात करें तो निर्यात में जो है USA है और आयात में चीन है। ठीक है भाई। तो चीन और USA के इर्द गिर्द घूमती है आयात निर्यात की कहानी। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। 2022 में कपड़ा निर्यात में शीर्ष पर कौन है? भारत।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा 2022 में कपड़ा निर्यात में शीर्ष कंट्री कौन सी है, तो भारत है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत को जो है आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष भी चुना गया है। तो ये था दोस्तों आपका उद्योग से संबंधित आर्थिकी करंट अफेयर्स। हमने कृषि से संबंधित देख लिया, उद्योग से संबंधित देख लिया, और उससे पहले हमने आर्थिक घटनाक्रम देख लिया। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। तो अब हम जो है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो आर्थिकी से संबंधित है, यानी कि जो रिपोर्ट जारी की गई हैं, जो सूचकांक जारी हुए हैं, उन पे बात करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो है पहली रिपोर्ट है विश्व निवेश रिपोर्ट 2025। विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 किसने जारी की? अंकटाड ने जारी की। विषय है इसका डिजिटल अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय निवेश। और 2024 में जो है एफडीआई बहिर्प्रवाह, यानी कि जो एफडीआई का आउटफ्लो है, उसमें जो है भारत का 18वां स्थान है, पहले नंबर पे है यूएसए। जबकि एफडीआई के इनफ्लो में, यानी कि अंतर प्रवाह, उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 15वां है। ठीक है। भारत ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, यानी कि भारत ने एफडीआई प्रवाह में 4% की वृद्धि दर्ज की है, जो 1.5 ट्रिलियन डॉलर रही है। ठीक है। नेक्स्ट है वैश्विक आर्थिक संभावनाएं जून 2025। विश्व बैंक ने जारी की है, और इसमें इन्होंने बताया कि 2024 में भारतीय वृद्धि दर अनुमानित 6.5% है, 2025 के लिए 6.3%, और 23 में जो है 9.2% रही है। नेक्स्ट है आपका संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2025 के अनुसार। वही इसमें जो है, सब में जो है ना, आपको भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर बताई जाएगी। ठीक है। तो भाई इसमें जो है यूएन कितनी बता रहा है? 2025 में भारत की जीडीपी अनुमानित वृद्धि दर 6.3%। ठीक है। और विश्व बैंक ने कितनी बताई थी? उसने भी 6.3% बताई थी 2025 के लिए। 2024 के लिए बताई थी 6.5%। नेक्स्ट है आईएमएफ। अब आईएमएफ की देख लेते हैं। तो आईएमएफ जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर 2025 में इसने जो है बताई है 6.2%, जबकि 2024 में कितनी रही? 6.5%। नेक्स्ट है आपका वित्त वर्ष 2024-25 में एफडीआई इनफ्लो। ठीक है। तो भारत में 13-14 में एफडीआई इनफ्लो 36.5 बिलियन डॉलर था, जो 2023-24 में बढ़कर 71.28 बिलियन डॉलर हो गया है। 2024-25 में 23-24 में 71.28 है, 24-25 में कितना हो गया? 81.04 बिलियन डॉलर हो गया है। 2024-25 में सबसे ज़्यादा जो एफडीआई आती है 19%, वह सेवा सेक्टर से आती है। ठीक है। सेवा सेक्टर में भी जो है दूसरे नंबर पे आती है आपकी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से। ठीक है, 16%। 2024-25 में एफडीआई इनफ्लो में, यानी कि सबसे ज्यादा एफडीआई इनफ्लो किस राज्य में रहा? तो महाराष्ट्र में रहा 39%, दूसरे पे कर्नाटक 13%। और कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी भारत के साथ रखती है एफडीआई इनफ्लो में? तो वह है आपकी सिंगापुर। 30% हिस्सेदारी के साथ एफडीआई भारत में प्रथम स्थान पे है सिंगापुर। नेक्स्ट है आपका एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट 2025। यह किसने जारी की? एशियाई विकास बैंक एडीबी ने जारी की है। और नेक्स्ट है आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत ने 2024-25 में, ठीक है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने जो है भारत के लिए 2024-25 के आयात निर्यात के कुछ आंकड़े जारी किए हैं। तो इसमें देख लेते हैं। वस्तुओं का निर्यात हुआ है 2024-25 में 437.42 यूएस बिलियन डॉलर, और आयात हुआ है 720.24 बिलियन डॉलर का। ठीक है। ऐसी सेवा में निर्यात हुआ है 383.51 यूएस बिलियन डॉलर का, और आयात हुआ है 194.95 यूएस बिलियन डॉलर का। और वस्तु एवं सेवा दोनों को कुल टोटल की बात करें तो 820.93 यूएस डॉलर का निर्यात हुआ है, जबकि 915.19 का जो है आयात हुआ है। तो आयात हमने ज्यादा किया है और निर्यात हमने कम किया है ओवरऑल में। तो इससे जो है हमारे व्यापार संतुलन में कमी आई है भारत के, और वह कमी आई है 94.26 की। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विश्व व्यापार परिदृश्य एवं सांख्यिकी 2025। यह कौन जारी करता है? डब्ल्यूटीओ करता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका भारत में गरीबी उन्मूलन। ठीक है। भारत में गरीबी उन्मूलन पर जो है विश्व बैंक की एक रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें उन्होंने बताया कि भारत में करीब 171 मिलियन लोग, यानी कि 17.1 करोड़ लोग को जो है अत्यधिक गरीबी रेखा से बाहर निकाला गया है।
ठीक है। और इसमें इन्होंने बताया कि ग्रामीण एवं शहरी गरीबी अंतर, यानी कि ग्रामीण और शहरों में जो गरीबी का अंतर है वह घट के जो है 22-23 में कितना हो गया है, 1.7% रह गया है। नेक्स्ट है भारत की विदेशी ऋण। भारत ने जो विदेश से ऋण ले रखा है उसमें जो है इन्होंने वित्त मंत्रालय ने दिसंबर जो है 2024 तक जो है भारत के विदेशी ऋण की बात की है, तो भारत पे जो है विदेशी ऋण है आपका 717.9 बिलियन यूएस डॉलर का। भारत में जो विदेशी ऋण होता है वह कई मुद्राओं में होता है, जैसे कि यूएस डॉलर हो गया, जापानी हो गया, येन हो गया, है ना, और रेमिनी हो गई। तो इस टाइप से मतलब अलग अलग मुद्राओं में ऋण है। तो सबसे ज्यादा जो मुद्रा में ऋण है वह है आपका यूएस डॉलर में। भारत का बाह्य ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा यूएस डॉलर में है। आएगा नहीं एग्जाम में, बस नॉलेज के लिए बता दिया है, ठीक है। जो एग्जाम में आएगा उसका मैं अलग जिक्र करता हूँ, ठीक है। जैसे कि हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट आई है, ठीक है। हुरुन ग्लोबल ने जो अमीरी की लिस्ट जारी की है 2025 की, तो इसमें इन्होंने बताया कि विश्व में 3442 अरबपति शामिल हैं। विश्व में अरबपतियों की संख्या कितनी है, 3442 अरबपति हैं पूरे विश्व में। जबकि न्यूयॉर्क में, एकमात्र न्यूयॉर्क शहर में 129 अरबपति हैं। इसलिए इसे दुनिया की अरबपतियों की राजधानी भी कहा जाता है। एशिया में बात करूं तो एशिया में संघाई को जो है अरबपतियों की राजधानी कहा जाता है, दूसरे पे बीजिंग और तीसरे पे अपना मुंबई। ठीक है, पहले मुंबई था, इस बार ही मुंबई पीछे खिसका है। सर्वाधिक अरबपति की बात करूं तो यूएसए में है 870, और दूसरे पे है आपका चीन, और तीसरे पे भारत में जो अरबपति हैं वह है आपका 284। हालांकि ये चीजें जो है ना, इतना मतलब पूछेगा नहीं डीप, लेकिन मैं बस नॉलेज के लिए बता रहा हूँ आपको। पूछेगा क्या, वो अब सुनो नेक्स्ट लाइन। पूछेगा है कि हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार विश्व में शीर्ष अरबपति कौन है, यानी कि सबसे ज्यादा अमीर कौन है। तो एलन मस्क है, ठीक है, ये पूछेगा भाई। दूसरे पे है जेफ बेजोस। जबकि भारत में कौन है, तो वो है मुकेश अंबानी, और यह एशिया के भी सबसे मालदार आदमी हैं। मुकेश अंबानी विश्व में 17वें नंबर पे है, 18वें पे है आपके गौतम अडानी, यह भी जो है भारत से हैं। देखो जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना उसका अलग ही पता चल जाता है। चीजें तो बहुत सारी लिखी हुई हैं आज दृष्टि में, लेकिन बात वही है कि क्या नोट डाउन किया जाए जो एग्जाम में आ रहा हो, ठीक है ना। तो ये जो नोट्स है ना, इसीलिए कम पेज में है क्योंकि इसमें वही सब चीजें लिखी हैं जो एग्जाम में पूछी जाने की संभावना है। तो नेक्स्ट है भारत में धन प्रेषण। आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की है कि विदेशों से जो भारत में ऋण सॉरी विदेशों से जो भारत में धन का आवागमन होता है, यानी कि जो विदेशों से भारत में धन प्रेषण होता है, ठीक है। तो उसमें जो है भारत में 2010 से लेके 11 में 55.6 बिलियन बिलियन डॉलर का, ठीक है। 2010-11 में 55.6 बिलियन डॉलर, और 2023-24 में यह बढ़ के हो गया 118.7 बिलियन डॉलर। और उम्मीद की जा रही है कि 2029 में यह हो जाएगा 160 बिलियन यूएस डॉलर। भारत में महाराष्ट्र में सर्वाधिक धन प्रेषण प्राप्त हुआ है 20.5%, ठीक है। और देशों के हिस्सों की बात करूं तो यूएस से जो है 27.7%, और यूएई जो है 19 पॉइंट कुछ परसेंट भेज रहा है। नेक्स्ट आपका शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य, ये है इंपॉर्टेंट। शेंगेन क्षेत्र क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। शेंगेन क्षेत्र एक ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है जहाँ पे कोई आंतरिक सीमा नहीं होती, यानी कि हम वहाँ पे कोई कंट्री यहाँ वहाँ पे स्वतंत्र रूप से और मुक्त, यानी कि फ्रीली आवागमन रूप से जो है प्रवाह कर सके, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र को शेंगेन क्षेत्र बोला जाता है। शेंगेन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य कौन बने हैं, रोमानिया बने हैं और बुल्गारिया बने हैं, ठीक है। और शेंगेन पड़ता है आपका लैक्जमबर्ग में, और 14 जून 1985 को शेंगेन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। वर्तमान में इसमें 29 देश शामिल हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि विश्व के शीर्ष ब्रांड कौन से हैं, सबसे ज्यादा जो टॉप के ब्रांड हैं वह कौन से हैं। तो एप्पल इसमें नंबर 1 पे है, दूसरे पे माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है। तो एप्पल सबसे ज्यादा टॉप का ब्रांड है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। जबकि भारत का जो ब्रांड है टीसीएस, उसको 60वीं रैंक पे रखा गया है विश्व में, ठीक है। और इन्फोसिस जो भारत का है उसको 132वीं रैंक पे रखा गया है। नेक्स्ट है आपका लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2024। लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट 2024 जारी हुई है वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा, ठीक है। और इसकी थीम है संकट में एक प्रणाली।
नेक्स्ट है भाई, ये क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, ठीक है। BBIP में लिख दिया इसके आगे। इजराइल जो है एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बन गया है। एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य कौन बना है, यानी कि मेंबर कौन बना है, इजराइल बना है। और गैर क्षेत्रीय सदस्य की बात करें तो यह 20वां बना है, ठीक है। तो गैर क्षेत्रीय सदस्य याद रखना मत रखना, लेकिन इतना याद रख लेना कि इजराइल जो है एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बन गया है। नेक्स्ट है आपका एशिया पावर इंडेक्स 2024, लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया है। और पहले नंबर पे है यूएसए, और दूसरे पे चीन, तीसरे पे है आपका भारत। भारत जो है एशियाई पावर इंडेक्स में जो है तीसरे नंबर पे है। नेक्स्ट है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्जीरिया। अल्जीरिया न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बन गया है। न्यू डेवलपमेंट बैंक मतलब एनडीबी। एनडीबी की स्थापना हुई थी 2015 में, किसने की थी, ब्रिक्स ने इसकी स्थापना की थी। और इसमें जो है नौवीं बैठक 2024 में इसकी हुई है कैपटाउन साउथ अफ्रीका में, और उसमें ही फैसला लिया गया कि नौवां सदस्य इसका अल्जीरिया को बनाया दिया गया है। और इससे पहले फरवरी 2023 में मिस्र इसका सदस्य बना था। और उससे पहले 2021 में यूएई तथा बांग्लादेश सदस्य बने थे। यानी कि 21 में दो बने, यूएई बांग्लादेश, और फिर जो है 23 में बना मिस्र, और अब जो है 24 में कौन बन गया, अल्जीरिया। तो चार ये थे, और ब्रिक्स ने इसकी स्थापना की है। तो ब्रिक्स कंट्री कितनी है, 5। तो टोटल मेंबर कितने हैं इसके, 9 हो गए, ठीक है। तो इस टाइप से आप जो है याद रखेंगे। एनडीबी के मेंबर कितने हैं, 9 हैं, ठीक है। 5 तो ब्रिक्स कंट्री हो गई, और 4 आपके ये हो गए, ठीक है। तो अल्जीरिया नोवा सदस्य बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। नेक्स्ट है आपका बिमस्टेक। बिमस्टेक पहला बिमस्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन पहली बार हुआ है नई दिल्ली में। इसका आयोजन विदेश मंत्रालय भारतीय उद्योग संघ द्वारा किया गया है, और उद्घाटन किया है एस जयशंकर ने। जबकि बिमस्टेक की स्थापना कब हुई थी, 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी, बैंकॉक घोषणा पत्र के द्वारा। इसमें सदस्य हैं बिमस्टेक के बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, ठीक है। 1997 को इसमें म्यांमार जुड़ा, और 2004 में इसमें नेपाल तथा भूटान भी शामिल हो गए। नेक्स्ट है आपका विश्व पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024। विश्व पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2024 यूएन के अनुसार, यानी संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, विश्व की जनसंख्या 2080 में, 2080 के दशक में विश्व की जनसंख्या लगभग 10.3 बिलियन लोगों तक पहुंच जाएगी, जो अभी 8.2 बिलियन तक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025। तो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी की है विश्व आर्थिक मंच ने। इसमें इन्होंने माना कि सबसे ज्यादा जो जोखिम बन के उभरी है, वह गलत एवं भ्रामक सूचना, जो गलत एवं डाउटफुल सूचनाएं रहती हैं, भ्रामक जो गलत तौर पे फैलाई जाती हैं, उसे जो है इन्होंने सबसे बड़ा जोखिम माना है। और 2024 को जो है इन्होंने सबसे गर्म वर्ष के रूप में मान्यता दी है। तो सबसे गर्म वर्ष के रूप में मान्यता कौन से वर्ष को दी है, 2024 को जो है दी है। तो ये था आपका विश्व के रिपोर्ट एवं सूचकांक से संबंधित आर्थिक घटनाक्रम। अब हम बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है इसका, इस मैराथन का, वैश्विक सूचकांक यानी कि इंडेक्स, ठीक है। कि विश्व में कौन सी रिपोर्ट में कौन सा किसका कौन सा स्थान है, ठीक है। तो पहला है इसमें परोपकार के क्षेत्र में, यानी कि जो दयालुता परोपकारिता है, उसमें उसके क्षेत्र में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची 2025 जारी की है टाइम मैगजीन ने। इसमें इन्होंने मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और अजीज प्रेम जी को टाइटन श्रेणी में शामिल किया है, जबकि निखिल कामत को जो है ट्रेल विलेजर्स की श्रेणी में शामिल किया है। अजीज प्रेम जी को जो है विप्रो के संस्थापक, भारत के सबसे बड़े परोपकारी दाताओं में जो है अग्रणी रूप से माने जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मानव विकास रिपोर्ट 2025, HDI। भाई आंख मीच के लिख लो, प्रश्न आना ही है, ठीक है। मानव विकास रिपोर्ट 2025 किसने जारी की, यूएनडीपी इसे जारी करता है, ठीक है। और 1990 से यह जो है हर वर्ष जो है वार्षिक रूप से जारी हो रही है। 2025 में इस पे जो है एआई पर फोकस है इस रिपोर्ट में। और इसकी अवधारणा इस रिपोर्ट की दी थी पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री हैं महबूब उल हक, और नोबेल विजेता हैं अमर्त्य सेन। इन दोनों ने जो है मानव विकास रिपोर्ट की अवधारणा दी थी। 2025 में इस रिपोर्ट का विषय है आपका ए मैटर ऑफ चॉइस, प्यूपिल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है एआई पर फोकस है, तो विषय भी जो है एआई पर फोकस रहेगा, ठीक है। यह तीन आयामों पर जारी होती है, जीवन जीवन प्रत्याशा इसमें देखी जाती है, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय।
कई बार प्रश्न पूछा है कि भाई कथन बना के पूछा है कि जीवन, प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, इसके 3 आयाम हैं और किस देश की कौन सी रैंक है। ठीक है, तो रैंक की बात करें तो आइसलैंड पहले नंबर पे है, दूसरे पे नॉर्वे है और स्विट्जरलैंड के साथ संयुक्त रूप से, और भारत जो है इसमें 130वें स्थान पर है। भारत 130वां है मानव विकास सूचकांक 2025 में। ठीक है भाई। और अंतिम स्थान है इसमें दक्षिणी सूडान का 193वां। वर्ष 2023 में भारत में जीवन प्रत्याशा जो बताई है इन्होंने 72 वर्ष बताई है, और इसमें जो है मानव विकास मापन हेतु 4 अन्य सूचकांक भी इसके साथ साथ जारी किए जाते हैं, जिसमें असमानता समायोजित इंडेक्स है, लैंगिक विकास इंडेक्स है और लैंगिक असमानता इंडेक्स है, और चौथा आपका बहुआयामी निर्धनता सूचकांक। तो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की मैं बात करूं तो 2010 से प्रस्तुत हो रहा है यूएनडीपी तथा ऑक्सफोर्ड के द्वारा, और इसमें जो है 112 विकासशील देशों में जो है 18.3% लोग जो हैं बहुआयामी गरीबी की स्थिति में हैं। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है। लैंगिक असमानता सूचकांक की बात करूं तो 2023 में भारत की रैंक 102वीं है। एचडीआई मानव विकास रिपोर्ट में भारत की रैंक क्या थी? 130वीं थी। पहले पे आइसलैंड है, दूसरे पे नॉर्वे तथा स्विट्जरलैंड है संयुक्त रूप से। ठीक है, और अब हम सार्क कंट्री की बात करें, क्योंकि सार्क कंट्री भी पूछ लेता है, तो श्रीलंका आपकी 89वीं है और भूटान 125वां है और नेपाल 145वां है। ठीक है भाई, तो श्रीलंका का याद रखना 89वें नंबर पे है मानव विकास रिपोर्ट में। नेक्स्ट है आपका फोर्ब्स। फोर्ब्स के अनुसार 2025 में विश्व के सबसे अधिक उच्च भुगतान पाने वाले एथलीट, यानी कि वर्ल्ड में ऐसे कौन से एथलीट हैं जो सबसे ज्यादा जिनको चार्ज किया जाता है। ठीक है, तो वह हैं आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कहाँ से हैं? पुर्तगाल से हैं और फुटबॉल खेलते हैं। इनको जो है एक ईयर में 275 मिलियन यूएस डॉलर का भुगतान किया जाता है। ठीक है, और इसमें जो है फोर्ब्स के अनुसार सबसे बड़े अरबपति कौन है विश्व में? तो एलन मस्क हैं। 18वें नंबर पे मुकेश अंबानी है। यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट है आपका स्काई ट्रैक्स। स्काई ट्रैक्स जो है वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2025 जो है जारी हुए हैं स्काई ट्रैक्स के द्वारा, वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स। इसमें जो है टॉप हवाई अड्डे की बात की गई है विश्व में, तो विश्व में नंबर 1 हवाई अड्डा है आपका चांगी। चांगी पड़ता है सिंगापुर का। भारत में जो है टॉप हवाई अड्डा है नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो विश्व में 32वें स्थान पर है। दूसरे नंबर पे कतर का है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका हेनले पास पार्टनर्स के अनुसार विश्व के सबसे अमीर शहर। हेनले पार्टनर्स ने जो है विश्व के सबसे अमीर शहरों की सूची जारी की है, तो इसमें विश्व का सबसे अमीर शहर इन्होंने बताया है न्यूयॉर्क को। ठीक है, दूसरे नंबर की सिटी इन्होंने बताई है सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को, और तीसरे नंबर पे है आपका टोक्यो। ठीक है, भारत में सबसे अमीर शहर है आपका मुंबई, जो विश्व में 27वें स्थान पर है। 39वें स्थान पर है नई दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज 2025। वर्ल्ड ब्रांड फाइनेंस आईटी सर्विसेज 2025 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड कौन सा है? तो वह है आपका एक्सेंचर। एक्सेंचर आयरलैंड का जो है आईटी सेवा ब्रांड है, जो विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। ठीक है भाई, और भारत में जो है 8वां है आपका HCL टेक, जबकि दूसरे नंबर पे है इसमें TCS। नेक्स्ट है वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज ऑफ 2024। 2024 में विश्व की सबसे बेस्ट कंपनियों की बात की गई है, जो टाइम मैगजीन ने जो है बताई हैं। तो सबसे बेस्ट कंपनी जो है 2024 में टाइम मैगजीन के अनुसार एप्पल है यूएसए की, दूसरे पे है एक्सेंचर या आयरलैंड की, और तीसरे पे है माइक्रोसॉफ्ट यूएसए की, जबकि 112वें नंबर पे है HCL टेक भारत की। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका आर्थिकी मैराथन से संबंधित कंप्लीट करंट अफेयर्स 2024 से लेकर 25 तक का। आई होप आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके अलावा आपको केंद्रीय बजट, आर्थिक सर्वेक्षण, यूपी बजट मैं चैनल पे करा चुका हूँ, वो एक सेपरेट वीडियो में है, आप वहां जाके उसको देखिए। आपके जो है इस टाइप से 3 क्वेश्चन यहाँ से और 3 क्वेश्चन वहां से, तो 5 से लेकर 6 क्वेश्चन ओवरऑल इस आर्थिकी घटनाक्रम से आपके कवर अप हो जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और
आपकी अगर कोई क्वेरी है, कमेंट है, या आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं नेक्स्ट, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो से जरा सी भी हेल्प मिल रही है, ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी मददगार है, तो आप कमेंट में प्रशंसनीय वर्ड अपने 2-4 के बोल सकते हैं, जिससे कि हमारे आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो और हमें जो है एक सकारात्मक ऊर्जा मिले। तो दोस्तों, ये आपकी आय दृष्टि की मैंने कंप्लीट मैराथन करा दी हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, वैज्ञानिक, इन्वायरमेंट, डिफेंस, और आपकी अब आर्थिकी भी करा दी है, सूक्ष्म दृष्टि भी हो गई है। तो आपकी ओवरऑल आय दृष्टि लगभग कवर अप हो चुकी है। इसके बाद में अब जो है पैट का एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए मैं जो है आपके लिए स्टैटिक जीएस की क्लासेस शुरू करूंगा। और ये स्टैटिक जीएस की क्लासें ऐसी क्लास होंगी कि पूरे यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट आपको कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। और इसकी पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप गूगल करेंगे या फिर टैली पे ही सर्च करेंगे बल बुद्धि विद्या पीसीएस या फिर विकास कुमार करंट अफेयर्स, तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहां से जाके ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर भी बने रहिए, मैं वहां पे डेली कोई ना कोई न्यूज अपडेट या फिर एग्जाम से रिलेटेड अपडेट या मोटिवेशन पोस्ट देता रहता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू सो मच चैनल पे बने रहिए, बने रहने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए। और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान।